तो ये अपना जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर चैप्टर था, मतलब सॉरी मोस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो अपना पार्ट था थर्मो का, उसमें से जो कंडक्शन वाला मेथड था वो हमने अभी समझ लिया है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेथड है कन्वेक्शन, इसको समझना है। देखो कन्वेक्शन पे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं अपने लेवल पे, ठीक है, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा और एक बार बात कर लेंगे। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था कि कन्वेक्शन के केस में क्या होता है। फ्लूइड वाला केस मैंने बताया था आपको, वाटर को बॉयल करने वाला केस बताया था, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर कन्वेक्शन वापस से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये फर्स्ट डे ही बता दिया था कन्वेक्शन का मतलब क्या, कि बेसिकली मॉलिक्यूल्स ही अपनी पोजीशन को चेंज करके सोर्स के क्लोजेस्ट पोजीशन में पहुंचेंगे, हीट लेंगे, देन फर्दर मूव कर जाएंगे अपनी वापस से उसी पोजीशन की तरफ। एंड ये लगातार अगर प्रोसेस चलता रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करेंट्स बन गई यहाँ पर। एंड इस मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफर को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। अब कन्वेक्शन के दो बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। पहला है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो ये क्या है? ओके रेडी, सुन रहे भाई ध्यान से? देखिए यहां पर ये मैंने आपको दिखाया हुआ है बीच। यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाटर है, सी है, इतना, इसमें कुछ टाइट्स वगैरह तो आएंगी, तो ऐसा कुछ दिखाया मैंने। इधर क्या है बेटा? लैंड, इधर क्या है? सी। सुन रहे हैं भाई ध्यान से? अरे भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सनलाइट आ रही है यहाँ से, यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो बेसिकली सनलाइट इवेनली यहाँ पे भी पहुंच रही है और इवेनली यहाँ पे भी पहुंच रही है। लैंड, देखो जो वाटर है इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ये काफी हाई है। स्पेसिफिक हीट हाई होने का मतलब है कि इसके टेम्परेचर में सेम चेंज करने के लिए इसको आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। लैंड का जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सी के कंपेरेटिवली काफी कम होती है। दैट मीन ये बहुत ही रैपिडली कम हीट देके ही आप इसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज कर सकते हैं। तो जब सनलाइट ऐसे आ रही है तो हीट एब्जॉर्ब होगी लैंड के थ्रू भी, सी के थ्रू भी। बट लैंड जो है ये जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर, सॉरी ये इसके टेम्परेचर में रेज ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन ये ज्यादा हॉट हो जाएगा एज कंपेयर टू सी। सीधा से एक ऑब्जेक्ट समझ में आया आपको मैंने क्या बताया अभी? सनलाइट आई, इसने भी एब्जॉर्ब किया, इसने भी एब्जॉर्ब किया, बट इसमें कन्वेक्शंस भी बन रहा है। इसमें जो हीट है वो मोस्टली सरफेस के पास ज्यादा है, अंदर वाले पार्ट में कम पहुंची है। तो अल्टीमेटली यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं बट हम फैक्टर्स पे भी नहीं जा रहे हैं। फैक्टर एक स्पेसिफिक हीट का भी है, फैक्टर है यहाँ पर हीट का जो एक्युमुलेशन है वो यहाँ पर ज्यादा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, हीट के आने से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो एयर है जो लैंड के कांटेक्ट में लेयर होगी और वो जो सी के कांटेक्ट में एयर होगी, दोनों के टेम्परेचर में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। बोलो ये बात समझ में आती है आपको? यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इस एयर लेयर का जो लैंड के क्लोज है वो हाई होगा, एंड यहाँ पर जो एयर की लेयर है जो सी के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर लो होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बताओ बेटा क्या ये बात क्लियर हुई? अरे भाई सुन रहा है कोई मेरी बात? यस सर। यस सर। तो वो लेयर ऑफ एयर जो लैंड के कांटेक्ट में उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, एंड जो एयर सी के कांटेक्ट में उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा होगा तो हाई टेम्परेचर वाली जो एयर होगी वो एक्सपेंड कर जाएगी, दैट मीन लो डेंसिटी की होगी, सो दैट इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा, है ना?
एंड लो टेम्परेचर वाली जो एयर है, जब अब ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर स्पेस बनेगा, यहाँ पर स्पेस बनेगा, तो देखो इधर तो बेसिकली इधर की तो बात नहीं कर सकते, हम बीच पे ही बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जैसे ही ऊपर जाने लगेगी, यहाँ पे स्पेस बनेगा, उस स्पेस को फिल करने के लिए इधर से एयर आएगी, है ना, करेक्ट, बोलो। एंड अल्टीमेटली जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर स्पेस बनेगा, तो यहाँ से एयर आएगी नीचे, एंड इस तरह से कुछ कन्वेक्शंस बन जाएंगे, इस तरह से कुछ कन्वेक्शंस बन गए। यहाँ पर एयर का फ्लो ऐसे हो रहा है भाई, क्लियर है क्या? तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर हो बीच पे, तो इसको क्या लगेगा कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, लो टेम्परेचर विंड ब्लो करती हुई आ रही है इसकी तरफ, तो इसको क्या लगेगा, ठंडी हवाएं आ रही हैं सी साइड से, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बताओ भाई, सुन रहे हैं क्या? यस सर। आवाज आ रही मेरी? यस यस। तो अल्टीमेटली ये है सी ब्रीजेस, ठीक है, क्लियर है क्या? जो Yes, सी sir. साइड से लैंड की तरफ आ रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी ब्रीज। तो मैंने हेडिंग डाली थी यहाँ पे लैंड ब्रीज की। ओके, रिवर्स प्रोसेस अब होगा। तो अभी यहाँ पर सनलाइट आ रही है, ये बात मैंने आपको बोली थी, सनलाइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सी, यहाँ पर लैंड, ओके। देखिए अभी इससे बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जो जस्ट हम थर्ड चीज पढ़ने जा रहे हैं, रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर हमें ये चीज पता चलेगी कि बेसिकली जिस बॉडी को हीट अप करना जितना इजी होता है, उतनी ही इजिली वो कूल डाउन भी हो जाती है। दैट मीन जो जितने रैपिडली हीट अप होता है, वो उतनी रैपिडली ही कूल डाउन भी हो जाता है। ये जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सेम विद द लैंड, लैंड को देखिए तो वाटर के कंपेरेटिवली, सी के कंपेरेटिवली इसका टेम्परेचर जल्दी रेज हो गया, एंड रिवर्स भी ट्रू होगा। दैट मीन अगर यहां से सनलाइट रिमूव कर दें आप, तो अब सनलाइट दैट मीन सोर्स ऑफ हीट, उसको रिमूव कर दिया, तो अब इन दोनों का टेम्परेचर कम होगा, बट लैंड का टेम्परेचर ज्यादा रैपिडली कम हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आती है भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। तो अल्टीमेटली ये डे टाइम में ऐसा हुआ जब सनलाइट थी, बट नाइट के टाइम पे क्या होगा, नाइट के टाइम पे जो लैंड है ये लो टेम्परेचर पे है और सी हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ये हाई टेम्परेचर पे है लैंड अभी डे में, एंड ये लो टेम्परेचर में। एट नाइट बात हो रही है, ये लो टेम्परेचर पे है एंड ये हाई टेम्परेचर पे है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। यहां पर जो लेयर ऑफ एयर होगी ये लो टेम्परेचर पे इस बार, एंड यहाँ पे जो लेयर ऑफ एयर होगी वो हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर वाली एयर, वो एयर जो हाई टेम्परेचर पे है, इस बार वो क्या होने वाली है, वो ऊपर जाएगी ड्यू टू लो डेंसिटी। जैसे ही ऊपर जाने लगेगी वैसे ही इधर लो टेम्परेचर पे जो एयर थी वो इसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए ऐसे आएगी। देन यहाँ पे स्पेस जो बनेगा उसको फिल करने के लिए ऊपर के लिए एयर नीचे आएगी। देन ऐसा एक प्रोसेस चलने लगेगा, कन्वेक्शंस बनने लगेंगे। क्लियर है क्या? अगर कोई पर्सन यहाँ पर बोट में होता, ये लो भाई, देख रहे हैं, दिख रहा है ना, पर्सन दिख रहा है, तो उसको क्या लगता, Yes, sir. उसको ठंडी हवाएं आती हुई दिखती किस तरफ से, लैंड की साइड से सी की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे ये लैंड ब्रीज है। तो ये दोनों जो फिनोमेना है ये बेसिकली कन्वेक्शन पे ही प्योरली बेस्ड। ठीक है, बताइए
Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको नोट करना है आपको। देखिए, अपने वेंटिलेशन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वेक्शन पे ही बेस्ड है। किस पे? कन्वेक्शन भी किस पे बेस्ड है? कन्वेक्शन पे ही बेस्ड है। बेसिकली अब किसी भी सिंपल केस को की भी हम बात कर सकते हैं ना, जैसे कि सपोज एक रूम है, इस रूम में आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर एक डोर भी होगा, वेंटिलेशन तभी पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो एग्जॉस्ट फैन है वो क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली यहाँ से जो हॉट एयर है उसको बाहर पुश कर रहा है। जैसे ही हॉट एयर बाहर पुश होगी तो अंदर स्पेस बनेगा, उस स्पेस को फिल करने के लिए सेकंड वे कहीं ना कहीं कोई होना चाहिए जहां से एयर एंटर कर पाए। तो अल्टीमेटली जो डोर होगा, विंडोज होंगी, अदर जो और ऐसे ही एंट्री पॉइंट्स होंगे, वहां से एयर एंटर करेगी इनसाइड। बोलो ठीक है क्या? एंड इस तरह का एक कन्वेक्शन यहाँ पर फॉर्म होगा। भाई यहाँ पर अब ये बता पाना एग्जैक्टली आसान नहीं है ना कि कन्वेक्शन के जो लूप्स हैं वो कैसे बन रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली कैसा शेप है, कहाँ पर एग्जॉस्ट है, कहाँ पर क्या है, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। बट अल्टीमेटली यहाँ से एयर लगातार एंटर कर रही होगी, यहाँ से एयर लगातार बाहर निकल रही होगी, ये हमको जरूर पता है, करेक्ट। तो ये भी किस पे बेस्ड है? पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट भी पूरा पूरा बेस्ड है ऑन द कन्वेक्शन, ठीक है। अब कन्वेक्शन जो होता है इसके दो टाइप जरूर होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। पहला है नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होगा कि अल्टीमेटली आपने कोई भी ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसमें जो हीटेड फ्लूइड है, हीटेड फ्लूइड मतलब फ्लूइड किसको बोलते हैं भाई? लिक्विड और गैस, दोनों को कंबाइंडली हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर हीटेड फ्लूइड नेचुरली अपवर्ड जा पा रहा है, अपवर्ड, तो हम बोलेंगे कि ये जो कन्वेक्शन है ये कैसा कन्वेक्शन है? नेचुरल कन्वेक्शन है। जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया, हीटेड फ्लूइड का मतलब यहां पर हुआ हॉट एयर से, यहां पर भी हीटेड फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? हॉट एयर से। तो हॉट एयर ऊपर की तरफ जा पा रही है, इसका मतलब ये कैसा कन्वेक्शन हो गया? बताओ। नेचुरल कन्वेक्शन। बट अगर आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाओ जिसमें हीटेड फ्लूइड मूव तो कर रहा है बट वो अदर देन अपवर्ड किसी डायरेक्शन में जा रहा है, आपने जैसा अरेंजमेंट बनाया उसके अकॉर्डिंग जा रहा है, अदर देन अपवर्ड, दैट मीन कन्वेक्शन तो हो रहा है बट इसमें नेचुरली जो हीटेड फ्लूइड जो था, जो लो डेंसिटी की वजह से ऊपर जाना चाहता है, वो ऊपर ना जाकर के किसी अदर डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर हो, तो ऐसे कन्वेक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? Yes. No, sir. ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इस वाले पार्ट को भी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिर्फ रेडिएशन नहीं बोलते हैं इसको, थर्मल रेडिएशन बोल देते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा कि रेडिएशन टर्म बहुत बार आप सुनते हैं अलग अलग जगह पर, तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए, थर्मल रेडिएशन, तो मैं पॉइंट वाइज कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप भी साथ में लिखते जाइए, और जहां पर आपको लगे कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे। पहला पॉइंट देखो, थर्मल रेडिएशन का मतलब है कि बेसिकली सपोज यहाँ पर मैंने जैसे आप हीटर यूज कर रहे होंगे विंटर्स में कुछ लोग,
तो हीटर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको प्लग इन कर दिया, है ना, आपने इसको प्लग इन कर दिया। अल्टीमेटली फिर आप क्या कर रहे हो, तो आपको दिखेगा कि जो पर्सन इसके नियर बाई स्पेस में है वो एक वार्म एक्सपीरियंस उसको मिलेगा ही मिलेगा। बोलो होगा ना ऐसा कुछ, बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. मैं ब्लोअर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हीटर की। तो ब्लोअर के केस में तो एयर आ रही है जो ब्लो कर रही है, बोलो बेटा, ठीक है क्या? बट Yes, अभी sir. हीटर के केस में क्या है, हीटर के केस में ऐसा नहीं है। हीटर के केस में कोई भी वहां पर विंड ब्लो नहीं भी कर दी होगी तो भी आपको एक एक मतलब लगेगा कि कुछ हॉट जो है वहां पर एनर्जी आ रही, कहीं ना कहीं से हीट एनर्जी आ रही। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है हीटर से इस ऑब्जर्वर तक, वो बेसिकली ना ही कंडक्शन के थ्रू आई है, एंड ये बोलना भी सही नहीं होगा कि कन्वेक्शन के थ्रू आ रहा है, क्योंकि कन्वेक्शन के थ्रू आता तो वो तो अपवर्ड जाता बाय डिफॉल्ट, हीट होकर के फ्लो। आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे भी आएंगे तो भी आपको हीट महसूस होगी, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी आ रही है। तो व्हेन हीट ट्रांसफर takes place from, सुन रहे हैं भाई, when heat transfer takes place from one point to another in the form of electromagnetic wave। देखिए क्या बोल दिया है यहाँ पर, हीट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फॉर्म बोल दिया है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन द मोड ऑफ heat transfer, the mode of heat transfer is called thermal radiation, is called thermal radiation। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडिएंट एनर्जी वर्ड यूज किया है, रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएशन के थ्रू जो हीट एनर्जी आ रही है उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अब ये कुछ जनरल से पॉइंट है जो रेडिएशन के बारे में बताया जा रहा है। तो रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब आप ये भी मान के चलिए कि बेसिकली यूनिफॉर्म मीडियम अगर है तो किसी आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर रेडिएंट एनर्जी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करने वाली है। तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अगर रेडिएशन आ रहा है, आप यहाँ पर अगर इसके सामने एक प्लाई बोर्ड रख देंगे ऐसे, सपोज, सुन रहा है भाई ध्यान से, Yes, sir. तो सुन रहा है, अगर मैं इसके सामने ऐसे प्लाई बोर्ड रख दूं लेट से, तो इन दैट केस क्या होगा, जितना पोर्शन कवर कर देगा ये प्लाई बोर्ड से उस पोर्शन में हीट नहीं आएगी अब इसके पास, लेकिन जो अभी भी जहां से लाइन ऑफ साइट इसकी बन सकती है हीटर से, वहां अभी भी हीट आ रही होगी। समझ गए ना सीधा कॉन्सेप्ट। Yes, देन sir. नेक्स्ट पॉइंट है, अब भाई अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने बोल दिया और वेव के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अब इसके ऊपर एप्लीकेबल है। दैट मीन आप यहाँ पर बोल सकते हो कि रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। दैट मीन अगर यहाँ पर मैं एक सरफेस रखूं हीट एनर्जी के सामने, है ना, और उसको रिफ्लेक्शन करा दूं तो रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हीट एनर्जी पहुंच जाएगी दूसरे पोजीशन तक जहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग पहुंच सकती होगी। ठीक है ना, क्लियर, रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा और भी बाकी सारे फिनोमेना जो आपने वेव के लिए पढ़े वो सब अब यहाँ पर इसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट कैन ट्रेवल थ्रू
वैक्यूम ऑल्सो, भाई वैक्यूम के थ्रू भी रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल कर लेगी, करती है। सन से आने वाली जो एनर्जी है उसमें लाइट एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, तो वो हीट एनर्जी जो आ रही है सन से अर्थ तक, वो तो वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए आई है कई जगह पर। करेक्ट है ना? नेक्स्ट पॉइंट, Yes, sir. इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू ऑल फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर के थ्रू भी ट्रेवल कर जाएगी ये। आपको समझ में आई ये बात? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी सनलाइट में आप एक मिरर, एक ग्लास को रख दो, तो ग्लास के पीछे जो सब्सटेंस रखा होगा वो भी हीट अप हो जाएगा ना थोड़ी देर में। बोलो भाई। तो अल्टीमेटली ग्लास Yes, के sir. थ्रू ट्रेवल करके हीट एनर्जी चली गई है और जो सेकंड साइड पे जो मटेरियल रखा था उस तक पहुंच गई है। यही तो मतलब हुआ, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपने गामा रेज सुनी है सबने? Yes, sir. Yes. तो आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे Yes, तो sir. गामा रेज होती है, एक्सरे होती है, यूवी रेज होती है, विजिबल लाइट होती है, देन उसके बाद रेड से नीचे जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है ना? तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें थर्मल रेडिएशन लाई करती है। ठीक है? तो दिस रेडिएशन, दैट मीन थर्मल रेडिएशन की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। ठीक है ना? दिस रेडिएशन लाइज इन infrared region in electromagnetic wave spectrum। क्लियर है क्या? बताइए भाई। Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अभी जब आप 12th में पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में ज्यादा कुछ, तो आपको वहां पे और भी चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे केवल लिखवा ही सकता हूँ उसको, थर्मल रेडिएशन व्हेन इंसिडेंट, व्हेन इंसिडेंट सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा है। ऑन अ सरफेस। हाँ हाँ, electromagnetic wave incident on a surface exerts pressure on surface। क्या हो रहा है भाई? जब आप किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सर्ट करते हैं तो उस सरफेस पे एक प्रेशर भी एक्सर्ट होता है, ये आप 12th के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है? तो वो भी यहाँ पर भी होगा, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है? सिंपल सी पॉइंट। ओके, आपको यहाँ तक कोई अगर पॉइंट ऐसा है जो नहीं क्लियर है तो बताइए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर है तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है सब कुछ? सर क्लियर है। Clear. आपने नाइट विजन कैमरे सुने हैं? उनमें Yes, sir. इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी जो ऐसी बहुत सारे कैमरे हैं जो इंफ्रारेड लाइट को सेंस करके फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज। क्या हेडिंग है? सर एक बार बस लास्ट पॉइंट दिखा दीजिए। एक मिनट, देखो क्या हेडिंग डाली है मैंने, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। सिंपली प्रिवोस्ट थ्योरी भी हेडिंग लिखी जा सकती है। ठीक है? क्या है ये प्रिवोस्ट थ्योरी, क्या है? चलिए समझते हैं। स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले मैं,
पहला स्टेटमेंट, प्रीवोस्ट थ्योरी का पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल बॉडीज रेडिएट थर्मल एनर्जी एट, आपको नहीं लिखना है अभी है, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, ये मतलब बहुत टफ नहीं था गेस करना। आपसे मैं बोल दूं कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपने इसको किसी स्पेस में ऐसे फ्रीली रख दिया है तो अल्टीमेटली इससे रेडिएशंस आ रहे होंगे ना? बताओ भाई। यस सर। दो अलग अलग केस हैं। एंड दूसरी तरफ जब आपने 200 डिग्री सेल्सियस पे उसी तरह की एक बॉडी को रखा हुआ है तो इससे ज्यादा रेडिएशन आ रहा होगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है। सीधी सी बात है। बताओ भाई, करेक्ट? यस सर। तो यस सर। अब इसी लॉजिक को आप 100 ही क्या, मतलब अगर यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तो भी ये चीज वैलिड थी, कुछ ना कुछ रेडिएशन तो अभी भी आएगा इससे। 50 डिग्री ही क्या, मतलब और भी कम होता, लेट 10 डिग्री सेल्सियस होता तो भी रेडिएशन आना ही चाहिए। अमाउंट कम होता जाएगा बस, वो अलग बात है। बोलो भाई, ठीक है ना ये बात? यस सर। तो ऑल बॉडीज रेडिएट थर्मल एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पर आप किसी बॉडी को लेंगे तो वो रेडिएट करेगा ही करेगा। बट इसके बाद इन्होंने क्या बोला? एंड all bodies radiate thermal energy at all temperature and rate of emission of radiation, समझ गए क्या आप? rate of emission of radiation depends upon nature of emitting surface and its temperature किस पे डिपेंड करेगा? एमिटिंग सरफेस के नेचर पर और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है ये कि कितना रेडिएशन आएगा। समझ गए भाई? बताइए। यस। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस ले लूं तो भी प्रीवोस्ट थ्योरी ये बोल रही कि भाई एट ऑल टेम्परेचर मतलब हुआ कि इससे भी कुछ थर्मल रेडिएशंस निकल रही होंगी। बोलो भाई, क्लियर क्या? क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब ये हुआ ना कि अल्टीमेटली टेम्परेचर बहुत लो है, यही तो मतलब हुआ। यस सर। तो प्रीवोस्ट थ्योरी बोल रही कि इससे भी हीट निकल रही होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन अलग चीज है बट पॉइंट जो है वो एकदम क्लियर है। बट दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, हर एक बॉडी हर टेम्परेचर पर रेडिएशन रिलीज करेगी ही करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल बॉडीज कैन ऑल्सो all bodies can also absorb energy at all temperature। तो अब दूसरा पॉइंट जो है ये थोड़ा सा शानदार है कि बेसिकली यहाँ पर जब हम जनरली क्या लगता है, यहाँ पर अगर हमारे सामने दो बॉडीज रखी हो, एक ए एक बी, इसका टेम्परेचर जो है लो है, मान लेते हैं कुछ -10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर हाई है, मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि इससे रेडिएशन निकलेगी, समझिएगा, इससे रेडिएशन निकलेगी, है ना, और ये रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा। बोलो ऐसे ही है क्या? क्या आप यही सोचते हैं अभी तक? यस सर। बट प्रीवोस्ट थ्योरी क्या करी कि ऐसा नहीं है, बेसिकली ये बॉडी भी रेडिएशन एमिट करेगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये था। एज वेल एज जो दूसरी बॉडी है, ऑल बॉडीज कैन ऑल्सो एब्सॉर्ब एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर, दैट मीन ये भी हाई टेम्परेचर पे है तो क्या हुआ, एब्सॉर्ब ये भी करेगी जो भी रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे होंगे सराउंडिंग से। तो दोनों ही बॉडी हीट रेडिएट भी कर रही है, दोनों ही बॉडी हीट एब्सॉर्ब भी कर रही है। क्लियर है क्या? बस अगर कोई बॉडी एब्सॉर्ब स्लो रेट से कर रही है
एंड रेडिएट ज्यादा कर रही है, तो इन दैट केस क्या होगा? जब आप इसको देख रहे हैं तो इससे रेडिएशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। समझ गए क्या आप? Yes, बताइए sir. भाई, मोर रेडिएशन लेस एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा? तो रेडिएट ज्यादा करने का मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रही है, एब्जॉर्ब कम कर पा रही है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी विल डेफिनेटली डिक्रीज, या फिर आप बोलोगे बॉडी कूल्स डाउन। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Whereas अगर इस बॉडी को देखें तो इसका जो रेडिएट करने का जो मतलब रेडिएशन जो है वो कम था इससे, बट एब्जॉर्प्शन ज्यादा था। तो मोर एब्जॉर्प्शन लेस रेडिएशन का मतलब क्या हुआ? बताइए। Sir, कम एनर्जी से फ्लो. बॉडी हीट्स अप। Heats up. क्लियर है क्या? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब -10 से -9 हुआ, -8 हुआ, इस तरह से, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रही है ज्यादा, रेडिएट कर रही है कम। समझ गया बात? क्लियर है क्या? Yes, sir. तो भाई अल्टीमेटली ये 2 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, इन्हीं को आप लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते थे कि इफ अ बॉडी रेडिएट्स मोर, एब्जॉर्ब्स लेस एनर्जी, देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। है ना? समझ गए ना? ये तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, लेट अगर रेट ऑफ रेडिएशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सुन रहे भाई, रेट ऑफ Yes. रेडिएशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों इक्वल हो जाए अगर, तो क्या होगा भाई? तो आप क्या बोलोगे? ना ही बॉडी कूल डाउन होगी, ना ही बॉडी हीट्स अप होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बताओ। टेम्परेचर Constant temperature. रिमेन्स कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है क्या? Yes, sir. तो लेट अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें कि जितनी भी बॉडीज रखी हैं लेट से आसपास, लॉन्ग टाइम से रखी है अगर वहां पर, तो वो सारी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं बाय डिफॉल्ट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि मेरे पास सपोज करो अगर ये एक कुछ है ही नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। हाँ ये है, सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है जो यहाँ पे रखी है, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम से रखी है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम इसने अटेन कर लिया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी रेडिएशन ये रेडिएट कर रही है उतना ही सराउंडिंग से आने वाले रेडिएशन को ये अब्सॉर्ब भी कर रही है, सो दैट कि नेट हीट एक्सचेंज कितना है इसका? बताओ। 0। एंड इसका Zero. टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है इसीलिए। ठीक है? ओके, समझ में आ गया आपको प्रीवियस थ्योरी क्या है? सर इसे स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं? क्या चीज? स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं इसको? स्टेडी स्टेट का नाम हम लोग बेटा कंडक्शन के केस में लेते हैं। बोल सकते हो, यहाँ पे भी बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट तो वैसा ही है कुछ, बट वो वहां पे यूज करते हैं, यहाँ पर हम इसको इक्विलिब्रियम बोल दो, थर्मल इक्विलिब्रियम ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? ओके, क्या हुआ? नोट करना था लास्ट। अगला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो भाई नाम है ब्लैक बॉडी, एंड ब्लैक बॉडी से होने वाले रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल रहे हैं। ठीक है? चलो अभी एक जनरल सी चीज है, आपने छोटी क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमें समर सीजन में किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। Yes, sir. किस कलर के?
आंसर लाइट कलर। लाइट कलर। लाइट है ना, और जनरली बोलते हैं व्हाइट कलर के पहनो, बहुत अच्छा है ना, बेस्ट। यस रीजन, रीजन क्या है वहां पर? सर, हीट कम एब्जॉर्ब करता है। सर हीट का मतलब नहीं, White कम color। एब्जॉर्ब करना रीजन नहीं है, बेसिकली ज्यादा रिफ्लेक्ट करना रीजन है। व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट ज्यादा कर देगा, अब जब रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा Yes, तो sir. ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यही मतलब हुआ ना। यस यस सेम कलर की, सॉरी सेम फिजिकल डायमेंशंस की दो सरफेसेस हैं, सेम मटेरियल की भी हैं मान लो, बस हमने एक पे ब्लैक कलर की पेंटिंग कर दी, एक पे हमने किसी लाइट कलर की यानी कि व्हाइट कलर की सपोज पेंटिंग कर दी, तो हमें ये दिखता है कि जो व्हाइट कलर होगा वो ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा एंड जो ब्लैक है वो कम रिफ्लेक्शन करेगा। तो जो ज्यादा रिफ्लेक्शन कर रहा है उसमें एब्जॉर्प्शन कम, जो कम रिफ्लेक्शन कर रहा है उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा। होता है ना ऐसा? बताओ भाई। यस सर। यस सर। तो हम बोल सकते हैं ब्लैक कलर से पेंटेड जो सरफेसेस होती हैं इनकी एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है हीट को वो ज्यादा होती है, करेक्ट? ठीक है ना? तो Yes, sir. अल्टीमेटली ब्लैक बॉडी जो नाम है ये एक कॉन्सेप्चुअल नेम है, ये कलर के बेसिस पे नेम नहीं दिया गया। बेसिकली ब्लैक बॉडी नाम इसीलिए दिया गया है कि एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले जाए। समझ गया क्या आप? 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी बोलेंगे। समझ गए बेटा? क्लियर है क्या? यस सर। तो इसमें आप लिख सकते हैं इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट, लिखिए मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी, अ बॉडी which is painted with black color absorbs more heat in comparison with other bodies. So a body that absorbs all the radiation falling at it is known as black body. ठीक है, इज नोन एज ब्लैक बॉडी। ओके, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंट और है बट इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉडी ऑल्सो radiates with fastest rate। इस लाइन को भी समझेंगे ना, इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको कि ये मैंने क्या लिखा है, इसको भी समझते हैं। फिलहाल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए। एक बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है उसको ब्लैक बॉडी हम बोलते हैं, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि वो ब्लैक कलर की होगी, ये केवल कॉन्सेप्चुअल नेम है। अल्टीमेटली एक चीज समझिए बेसिकली कोई भी ऐसी बॉडी है अगर जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले जा रही है, सॉरी 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले जा रही है, ठीक है ना, तो वो ब्लैक बॉडी है और उसको हम देख ही नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि हम देखते क्या है, वो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होकर के लौटी है हम उसी को सेंस करते हैं, लाइट एनर्जी को। तो यहाँ पर अगर इसने 100% एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया है तो हमें दिखेगी नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी सरफेस नहीं हो सकती जो 100% एनर्जी को रेडिएट कर ले जाए, सॉरी एब्जॉर्ब कर ले जाए। ओके, समझ गए क्या बात? बताइए भाई। तो practically no body is the black body। देखिए आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती, बट फिर भी एक बॉडी होती है
जिसको डिजाइन किया जा सकता है इस तरह से कि वो क्लोज टू आइडियल ब्लैक बॉडी पहुंच जाए। इस ब्लैक बॉडी का नाम है फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या नाम है? फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या है ये? तो ये है एक स्फेरिकल मैंने बॉडी ली हुई है। इसमें मैंने एक बहुत ही स्मॉल एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, स्मॉल सा। देख पा रहे हैं? सुन रहे हैं भाई? Yes, sir. Yes. यहाँ पर मैंने इस सरफेस को ऐसे कुछ डिजाइन किया हुआ है, कुछ इस तरह से। ठीक है। एज वेल एज मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अंदर वाली जो सरफेस है इस पे क्या किया हुआ है, सरफेस पे कोटिंग की हुई है। सरफेस कोटेड विद लैंप ब्लैक। देखो आपने ब्लैक कलर में भी देखा होगा ना कि सरफेस बहुत पॉलिश्ड एक तरफ दिखती है, शाइनिंग दिखती है। एक बार ऐसा भी कलर आप देख सकते हो जहां पे शाइनिंग नहीं होती। तो अभी हमने इस बात का भी ध्यान रखा है। दैट मीन आप समझ लो कि आपके सामने दो ब्लैक सरफेसेस है, एक शाइनी है, एक शाइनी नहीं है, रफ है थोड़ी सी। तो कौन ज्यादा एब्जॉर्व कर रहा है? जो लेस शाइनिंग है। ठीक है ना? तो अभी हमने इसके ऊपर कोटिंग की लैम्प ब्लैक। तो इस बॉडी को आइडियल ब्लैक बॉडी के काफी क्लोज माना जाता है। परफेक्टली तो देखेंगे तो आइडियल ब्लैक बॉडी तो होती नहीं है, बट हाँ ये काफी ज्यादा क्लोज है। कैसे? लेट अगर इसमें कोई भी रेडिएशन हम इंसिडेंट करा दें ऐसे अंदर, एक बार अगर इसके अंदर पहुंचा दिया कोई भी रेडिएशन, तो इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सरफेस है इससे पे इंसिडेंट होने के बाद कोटिंग तो थी यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो इसने रेडिएट कर ली। सपोज 90% एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, 10% एनर्जी इसने रिफ्लेक्ट करी ऐसे। यहां पर इंसिडेंट होने के बाद अगेन इस 10% का 90% एब्जॉर्ब हो गया, देन बचा हुआ जो था वो इधर गया ऐसे। सुन रहे हैं भाई? यहां पर पहुंचने के बाद फिर से इस बचे हुए का 90% एब्जॉर्ब हो गया, 10% इधर गया ऐसे। तो भाई मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शंस ऐसे होते रहेंगे। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ऑल्दो यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत ही स्मॉल है, सो दैट इसके बाहर निकलने के चांस बहुत कम है। और अगर ये निकलेगी भी तो उससे पहले इसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो चुके होंगे, और हर रिफ्लेक्शन में इसकी एनर्जी का एक बड़ा पार्ट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब आप इस प्रोसेस को 2-4 बार रिफ्लेक्ट करा लेंगे इस रे को, तो आप बोलोगे ना कि ऑलमोस्ट सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। बोलो भाई, ठीक है ना? Yes. तो इसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी के क्लोज मानते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर दो टर्म में यूज कर रहा हूं। पहला है ब्लैक बॉडी। क्या होता है ब्लैक बॉडी बाय डिफॉल्ट? तो मैंने आपको बताया। एंड वो सारी बॉडीज जो ब्लैक बॉडी नहीं होंगी, ठीक है, इनको हम जनरल बॉडी बोल सकते हैं, उनको बोला जाता है ग्रे बॉडी। दैट मीन ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी। ठीक है? समझ गए क्या? ब्लैक बॉडी मतलब जो 100% एब्जॉर्ब कर ले, एंड जनरल बॉडी जो देखिएगा तो 100% एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेस देन 100% एब्जॉर्ब करे। जो कि जनरल बॉडी करती हैं। जनरली बॉडीज ऐसे ही करती हैं। सुन रहे हैं कि नहीं भाई? Yes. जारी में नहीं? Yes, sir. तो जो जनरल बॉडीज हैं उनको हम ग्रे बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है? नोट कर लीजिए भाई यहां तक जल्दी से। पर एमसी पावर किसको बोलते हैं? एमसी पावर बोलते हैं बेसिकली द अमाउंट ऑफ
heat energy, the amount of heat energy radiated by unit area of a surface in unit time at a particular temperature is called emissive power. क्या आपको समझ में आया क्या लिखा मैंने? लेट अगर एक सरफेस है, आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए एक स्फीयर था, इस स्फीयर का एरिया आपको पता था, अब इसमें आपने इसमें आपने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया सिलेक्ट किया, मतलब अभी मैंने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, बाकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता था, तो यूनिट एरिया आपने सिलेक्ट किया, इसमें 1 मीटर स्क्वायर 1 यूनिट एरिया सिलेक्ट किया। इस 1 यूनिट एरिया से जो रेडिएशन निकल रहा होगा वो भी पर सेकंड, करेक्ट, क्लियर, किसी इंस्टेंट पे जब इसका टेम्परेचर लेट से T था तो उसको आप बोलोगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर। समझ गया भाई? सीधा सा एकदम कॉन्सेप्ट। Yes, sir. ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। देन इसी तरह से एक और यहां पर क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या नाम है? एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? देखिए एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन तो डिपेंड करता है इस बात पे कि कितना रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है ना, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है ये एब्जॉर्प्टिव पावर। तो बेसिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया? लेट एक सरफेस है, आपने इस पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट कराई, उसमें से कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी एंड कुछ इसने रिफ्लेक्ट वगैरह कर दी होगी, है ना। तो एनर्जी absorbed by energy incident, दैट मीन टोटल, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई सरफेस थी जिसपे टोटल 100 कैलोरी एनर्जी पर सेकंड इंसिडेंट हो रही थी, उस 100 कैलोरी में से ये 60 कैलोरी एनर्जी केवल एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो हम इस बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी डिफाइन करेंगे? 60 बाय 100, दैट मीन 0.6। समझ गए क्या आप ये बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप बताओ, अगर कि ब्लैक बॉडी हो तो इसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी? 1. कितनी? 1. 1 जाएगी, क्योंकि ये तो 100% एब्जॉर्ब कर ले जाता है। एंड अगर ग्रे बॉडी हो Less than तो 1. एब्जॉर्प्टिव पावर 0 से 1 के बीच में होगी, करेक्ट है ना? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, बताइए जल्दी से, ठीक है ना? कोई डाउट? Yes. No, sir. ओके, नो नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या है, पहले स्टेटमेंट में लिखता हूं फिर समझने की कोशिश करेंगे। एट अ गिवन टेम्परेचर, लिखिए मेरे साथ आप भी, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज, समझने की कोशिश भी कर सकते हैं खुद से। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज द रेशियो ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये लॉ क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक समझाएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज द रेशियो ऑफ emissive power, the ratio of emissive power to
एब्जॉर्प्टिव पावर, क्या मैंने बोला, रेशियो ऑफ एमसीयू पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। अरे ये क्या बोल दिया भैया, ये क्या बोल दिया, कांस्टेंट है, मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पे सभी बॉडीज के लिए एमसीयू पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट है, समझ गए ना, Yes, sir. is constant and is equal to MCU power of ideal black body at that temperature। स्टेटमेंट तो मैंने लिख दिया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज 3 बॉडीज हैं, बॉडी ए, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, ए बी सी। अब ये मैंने मान लिया कि ये ग्रे बॉडी है, ये भी ग्रे बॉडी है, बट हाँ ये ब्लैक बॉडी है, एज्यूम कर लिया मैंने। तो आप बोलोगे कि भाई एमसीयू पावर ऑफ ए अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसका भी टेम्परेचर टी एज्यूम किया है मैंने, इसका भी टेम्परेचर टी एज्यूम किया है, इसका भी टेम्परेचर टी एज्यूम किया है। तो ए बॉडी के लिए एमसीयू पावर एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो, बॉडी बी के लिए एमसीयू पावर एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो, एंड ये जो ब्लैक बॉडी है इसके लिए एमसीयू पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो, ये सब आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। बताइए क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. समझ पा रहे हैं भाई ये बात? ये जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है ना, उसमें आप बोल सकते हैं कि सर एमसीयू पावर जो एब्जॉर्प्टिव पावर है किसी ब्लैक बॉडी के लिए ये तो 1 होती है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर। अगर इसको आप 1 कंसिडर कर लेंगे तो इन दैट केस ये रिलेशन आपको ऐसा दिखने लगेगा। बताओ ऐसा दिखने लगेगा क्या? ऐसा बन जाएगा ये तो, क्योंकि ए ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। तो अब आपको यहां पर दिखने लगा वही रिलेशन कि एमसीयू पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी जनरल बॉडी के लिए जो रेशियो होगा वो उसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी की जो एमसीयू पावर होगी उसके इक्वल होने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? Yes, तो sir. इस स्टेटमेंट को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए जो एमसीयू पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर है इसका रेशियो ब्लैक बॉडी के एमसीयू पावर के इक्वल होगा। समझ गए क्या बात? क्लियर क्या? अच्छा, मैंने बताया था कि भाई एमसीयू पावर जो है वो तो डिपेंड करती है बॉडी के किस चीज पे, देखो एरिया पे डिपेंड करती है ना, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जिसके लिए एमसीयू पावर जितनी हाई उसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर भी उतनी हाई होनी चाहिए, तभी हम उसके रेशियो को मेंटेन रख पाएंगे। दैट मीन अगर बॉडी ए के लिए एमसीयू पावर हाई थी, बॉडी बी के लिए एमसीयू पावर लो थी, तो डेफिनेटली बॉडी ए के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर भी हाई होगी एंड बॉडी बी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर लो होगी, तभी तो रेशियो मेंटेन हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. नहीं भाई? Yes, sir. तो यहां से हमें एक गोल्डन पॉइंट मिल गया कि गुड absorbers are good emitters। दैट मीन जिसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर अच्छी थी, एब्जॉर्प्टिव पावर हाई थी, उनके लिए एमसीयू पावर भी उतनी ही अच्छी थी, उतनी ही हाई थी। तो जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है वो उतना ही अच्छा एमिटर भी होगा। समझ रहे हैं क्या? बताइए Yes, sir. भाई। Yes, sir. दैट्स वाई मैंने बोला था कि लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस के टाइम पे मैंने बोला था लैंड जल्दी हीट अप हो जाएगा और जल्दी कूल डाउन भी हो जाएगा। उसका भी रिलेशन यहीं से आप बना सकते हैं। वो जितनी रैपिडली एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही रैपिडली वो एमिट भी कर देगा हीट को।
समझ गए? कोई कंफ्यूजन इसमें आता? नो सर। नो सर। तो अभी एक सवाल अभी भी रह गया दिमाग में कि हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये इक्वल है और ये इन दोनों का रेशियो एमसीयू पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर के इक्वल होगा, बट होता क्या है ये एमसीयू पावर किसी ब्लैक बॉडी का, ये हमें अभी भी नहीं पता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने एक लॉ आ रहा है जिसका नाम है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ इस सवाल का जवाब देगा कि एमसीयू पावर एक्चुअली में क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टीफन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सुनिएगा हाँ क्या लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से जो हीट एनर्जी रेडिएट होती है उसी को तो बोलते हैं ना एमएससी पावर, तो उसी की बात हो रही है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम is proportional to the fourth power of its absolute temperature। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन जो एमसीयू पावर होगी किसी भी बॉडी के लिए वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है उसकी बात हो रही है, तो उसकी फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगा। अब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया है। कांस्टेंट को लगाने के बाद रिलेशन ऐसा दिखेगा। इसमें ई तो एमसीयू पावर हो गई है ना, ई क्या है? एमसीयू पावर। बट ये किसके लिए डिफाइन करना हम लोग? एमसीयू पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। स्टीफन लॉ बाय डिफॉल्ट जो लिखा है मैंने किसके लिए लिखा है? ब्लैक बॉडी के लिए। तो ये है एमसीयू पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एंड यहाँ पर सिग्मा जो मैंने यूज किया है इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट। आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पर स्टीफन्स कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है? उसकी भी डायमेंशन वहां पर आपने लिखी है। इसकी वैल्यू होती है 5.67 into 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, इतनी वैल्यू होती है। ओके, कोई कंफ्यूजन है बताइए यहाँ तक? तो ये था भाई स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ के बेसिस पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एमसीयू पावर किसी ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट हमने ये जो रिलेशन लिखा है वो ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है। सवाल ये उठता है कि अगर जनरल बॉडी की एमसीयू पावर लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? बहुत जल्दी इस पे आते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसके बेसिस पर एमसीयू पावर के बेसिस पे एक चीज और लिख देते हैं। देखिए, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन टाइम t। टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन टाइम t कैसे लिखें? सपोज करिए यहाँ पर ये एक बॉडी मैंने ली हुई है भाई, कोई भी जनरल सी बॉडी है, सॉरी ब्लैक बॉडी है। कैसी बॉडी? ब्लैक बॉडी। सुन रहे हैं ना भाई ध्यान से? यस सर। इस बॉडी Yes, sir. का टेम्परेचर T था। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि टेम्परेचर T है और कांस्टेंट था, ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर है इसका।
आपने कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे रेडिएशंस निकल रही हैं, हर तरफ जा रही है। करेक्ट। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी जा रही है वो है एमसीयू पावर की इक्वल। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी जा रही है वो एमसीयू पावर की इक्वल है। अगर इसका टोटल एरिया ए हो तो कितनी एनर्जी इसके टोटल एरिया से पर सेकंड जा रही होगी? तो आप बोलोगे E इंटू ए। बताओ। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं टी टाइम में अगर एनर्जी लिखूंगा तो कितनी एनर्जी जा रही होगी? इंटू टी। ये है एनर्जी रेडिएटेड बाय टोटल एरिया ए इन टोटल टाइम टी, जहां पे हमने टेम्परेचर टी को कांस्टेंट लिया हुआ था, तो ये लिखा है। यहाँ पर E की वैल्यू सिग्मा टी की पावर 4 रिप्लेस कर दी है मैंने। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो Q का रिलेशन आपको ऐसा दिखने लगेगा, सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू टी। बन जाएगा ऐसा? बताइए भाई। अगर Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो हम देन dq by dt लिख पाते, केवल, और कुछ नहीं लिख पाते। समझ गया बात? दैट मीन हम इनफाइनेटली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देन ये रिलेशन लिखते, तो यहाँ पर dq चलता, यहाँ पर dt चलता। ओके, तब ये रिलेशन बनता, उसके फॉर्म में हम उसको आगे बढ़ाते। फिलहाल अभी ये रिलेशन मैंने लिख दिया है, किसके लिए? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। बट अभी इसमें एक चीज मिसिंग है कि ये रिलेशन हम बाय डिफॉल्ट ब्लैक बॉडी के लिए लिख रहे हैं, बट अगर ब्लैक बॉडी नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो भाई अगर ब्लैक बॉडी नहीं होगी तो इस रिलेशन को हम मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा। देखो क्या लिख दिया मैंने, दिस वाज फॉर द ब्लैक बॉडी बट दिस इज फॉर द ग्रे बॉडी। क्या चेंज है दोनों में? कोई 5 डिफरेंस ढूंढिए और बताइए क्या डिफरेंस है। सर ये E लगा है। Sir, small e. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो E आ गया है, दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी। देखो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिपेंडेंट है कि जो बॉडी है उस पे आप कलर कौन सा है ना, उसकी फिनिशिंग कैसी है, रफ है सरफेस या शाइनी है। इन सारी चीजों का भी एक इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा इस बात पे कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर बॉडी की कितनी है। समझ गए ना आप बात? तो उन सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए हमने एक क्वांटिटी एज्यूम की हुई है, एमिसिविटी। एंड एमिसिविटी को सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि भाई जनरल फॉर्मूला ये है जो मैंने आपके सामने लिखा है। अब जब भी ब्लैक बॉडी होगी तो उसके लिए एमिसिविटी 1 ले लेंगे, एंड जब कोई जनरल बॉडी होगी तो उसके लिए एमिसिविटी लेस देन 1 ले लेंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे ब्लैक बॉडी होने में और ना होने में। समझ रहे हैं बात? बताइए भाई। ओके Yes, sir.